धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, या यूं कहें कि कहा जाता था, पर आज 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हुआ है, लगता है लोकतंत्र के दो जगह और मंदिर बन गए हैं। एक है होटल और दूसरा है रिजोर्ट। वहां पर ले जाकर विधायकों को रखा जाता है। विधायक एक ऐसा सदस्य है जो चुनकर असेंबली में जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने उस क्षेत्र के विकास की बात करे, लेकिन उसको गाय भैंस की तरह बसों में भरकर, एरोप्लेन में भरकर, चार्टर्ड प्लेन में भरकर इधर से उधर ले जाया जा रहा है। तो दो पहलू हैं। क्या संसद के मंदिर अब होटल और रिजॉर्ट होंगे? और क्या ये विधायक जो है, इसकी अपनी भी कोई सोच है, अपना भी कोई विवेक है, या सिर्फ ये पशुओं की तरह इधर से उधर इसको ढोया जा रहा है? दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा से जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट रामचंद्र जैन जी। बहुत अच्छा पॉलिटिक्स पर अपना नजरिया रखते हैं। आप भी जब सुनेंगे उनके विचार तो काफी जो है जानकारी आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका। पहला मेरा सवाल, क्या लोकतंत्र के मंदिर होटल और रिजॉर्ट बन गए हैं? अब ये तो देखिए, जब से राजनीति में पैसे का खेल शुरू हुआ है, तो ये होटल्स और रिसोर्ट इसलिए बन गए कि वहां पर हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाती है, और जो एमएलए या सांसद जो भी हैं, जी उनकी अपनी कोई सोच नहीं, वो भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले हैं। जी और कुछ ही एक, मैं उनको अगर नेता कहूं तो पता नहीं कहाँ तक ठीक होगा या अनुचित होगा, वो इन लोगों को हाँकते हैं डंडे के डर से, डराकर। सत्ता का डंडा, पैसा, लोभ, लालच। जी और ये एक नई प्रक्रिया शुरू की है मोदी जी की सरकार आने के बाद में, जी कि आप जिसके मेजॉरिटी है उसके एमएलए से इस्तीफा दिलवा दो, हाउस की स्ट्रेंथ जो टोटल है उसको कम कर दो, अपनी पार्टी का बढ़त दिखा दो, शपथ ले लो, फिर उन एमएलए को जिन्होंने त्याग पत्र दिया था अपने यहाँ लेकर बाई इलेक्शंस वगैरह में जितवाने की कोशिश करके सत्ता में बने रहो। यह मध्य प्रदेश का एक बिल्कुल खुला नंगा नाच और खेल है। जी ऐसा ही ये दूसरी जगह दोहराना चाहते हैं। जी राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ सुनने में आया है, कहाँ जी तक सत्य है पता नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ ये जी केवल राज्यसभा के सदस्य चुनने तक ही सीमित होगा, न कि जी सत्ता गिराने। मेरा ऐसा विचार है। लेकिन मैं आपकी जानकारी में लाऊं सर, इससे पहले कर्नाटक में भी हमने ये नाटक देखा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में हमने ये नाटक देखा है, मणिपुर में देख लीजिए। हाईकोर्ट कह रहा है कि जो 9 विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो विधानसभा की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते हैं जब तक कि उनकी सदस्यता पे विचार नहीं होगा। यही नाटक हमने गोवा में भी देखा, वहां भी ऐसे विधायक तोड़ लिए गए हैं। यही तमाम जगह देखते आ रहे हैं। तो ये मोदी सरकार जो है, क्या नैतिकता इसके पास कुछ है नहीं? ये सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहती है, शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से? कि नैतिकता उनके पास होती है जिनको कुछ समाज की समझ हो या अपने बारे में कुछ जानते हो। जी ये ना तो समाज के बारे में जानते, ना अपने बारे में जानते। इनको तो एक ही धुन है कि भाई इतने दिनों के बाद, ये बार बार 70 साल कहते हैं, 70 साल जी के बाद सत्ता आई है, तो जी आगे कैसे बने रहें। जी इनका एक ही सोच, तो इसलिए इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, पीपल्स जी रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उसका उल्लंघन करके हर प्रकार से डिफेक्शन वगैरह को नए नए तरीके से ढूंढते रहते हैं। और ये तरीका अब 2014 के बाद ही जी अनुसंधान करके इनको मिला है, पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। मेरा ऐसा विचार है। बिल्कुल सही आपने कहा है कि इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। 2000 के बाद ही ऐसी राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है, ये कर क्यों रहे हैं सर? क्या इन्हें लग रहा है कि 2024 तक आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे, उस वक्त ये भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और इसीलिए इन्हें लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है।
जिस पर मैं चाहता था कि आए। देखिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनको पूरा संविधान को उलटना पड़ेगा। वो ऐसा केवल लोकसभा राज्यसभा में बहुमत हासिल करके नहीं कर सकते। उसके लिए दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली असेंबल होगी। जी उसमें यह मुद्दा उठाया जाएगा कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, जी और फिर हम अपने आप को ना तो सेकुलर कहेंगे, जी ना विश्व गुरु बनने की बात कर सकेंगे, जी ना मनुष्य की बात कर सकेंगे। जी क्योंकि कोई भी विचार, कोई भी धर्म एक राष्ट्र अपनाता है तो वो दूसरे पर थोप नहीं सकता। जी अब एक तरफ तो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, जी दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या जी पूरा विश्व इनके इस विचार को स्वीकार करेगा? जी मैं दूसरी बात पर आता हूँ, जरा सा हटके, जी क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है शायद। जी मैं एक दिन ऐसे ही बात कर रहा था इन लोगों से। जी आजकल मैं कुरान का एक एक अक्षर मैंने पूरा अध्ययन किया है, मैं उस पर लेख लिख रहा हूँ, इसलिए जी आपको शाम को नहीं समय दे पाया। जी तो मैंने उससे पूछा कि भाई, कितने हिंदू हैं जो मुसलमानों का विरोध करते हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, और जी कितने मुसलमान हैं जो भारत में हिंदुओं का विरोध करते हैं? जी क्योंकि इस्लाम भी बहुत सारे फिरकों में बटा हुआ है, शायद जी 20-21 हैं उनमें अलग अलग। जी और हिंद जो जिसको अपने आप को ये हिंदू कहते हैं, उसमें ना तो किसी मुस्लिम को जैन से ऐतराज है, ना किसी बुद्ध से ऐतराज है, जी ना किसी सिख से ऐतराज है, जी ना किसी निरंकारी से है, ना जी किसी राधा से स्वामी से है, जी ना ब्रह्म कुमारों से है, और जी बहुत सारे। केवल जो अपने आप को हिंदू और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उनका टकराव है। तो मैं हम्म, ये कहता वो हूं कि बात भी है। अगर इस्लाम के मानने वाले इस्लाम धर्म को अपने देश में फैलाने की बात करते हैं, तो आप भी तो हिंदू धर्म को फैलाने की बात करते हो। तो जी आप में उनमें क्या फर्क हुआ? क्यों उनके साथ आप बार बार लड़ते हो? तो हम्म, मैं इस पर अध्ययन करके कुछ लिखूंगा कि जी मैंने पूरे कुरान के अंदर एक शब्द भी ऐसा नहीं मिला जी जो हिंदू विरोधी हो हम्म, सकता है हदीस में और शरिया वगैरह का उसका अध्ययन बाद में करूंगा। तो जी मैं उसी पर लेख लिख रहा हूँ कि बहुत अच्छा। क्योंकि जो, हाँ, हाँ, जो, बहुत अच्छा, मैं उस पे अलग से एक बातचीत आपसे जरूर करूंगा कि पुराण से अच्छा, खंगाल के आपने जो बताया है, क्या जितना हाँ, विवाद दिखाया जाता है, क्या समाज के बीच उतना विवाद है। लेकिन मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। जी क्या जी आपको बताए। लगता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनने के 99% करीब पहुंच चुके हैं? राम हम मंदिर बन चुका है, देश का राष्ट्रपति आरएसएस से आया हुआ, देश का उपराष्ट्रपति आरएसएस से आया हुआ, देश का प्रधानमंत्री आरएसएस से आया हुआ, गृह मंत्री आरएसएस से आया हुआ, जितने तमाम मुख्यमंत्री हैं वो आरएसएस से आए हुए, जितने तमाम अधिकारी हैं वो आरएसएस से आए हुए। तो किस रूप में बनेगा? बन तो गया सर हिंदू राष्ट्र। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, ये इनके ख्यालों में है। अच्छा। काल्पनिक हिंदू राष्ट्र है। अगर ये कहेंगे हम हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो पूरी सरकार, पूरे जो जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, सब ये तो देशद्रोही है, जी राष्ट्र विरोधी है। जी क्योंकि राष्ट्र तो हमारा कहता नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता कहीं भी। जी वो सब धर्म की बात करते हैं, सब धर्मों जी की बराबरी की बात करते हैं। जी चलिए, राम मंदिर बन गया, कोई बात नहीं, चाहे हम्म किसी के उसमें बना हो, आस्था है, बहुत लोगों की आस्था है। जी मैं तो कहता हूँ और कितने ही धर्मों के मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे जी बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, इस्लामिक लोगों के बने हुए हैं, बड़ी बड़ी जी मस्जिदें हैं। जी लेकिन ये कहना, कल को सिख लोग ये कहते थे हम खालिस्तान बनाएंगे, तो इन लोगों ने, सरकार ने हमला कर दिया, तोड़ दिया, जी उनका क्या बुराई है? जी उनको कहते हैं कि तुम भी हिंदू हो, जी जैन को कहते हैं तुम भी हिंदू हो, जी बुद्ध को कहते हैं तुम भी हिंदू हो। तो जी मैं इनको ये पूछता हूँ, क्या इस्लाम के मानने वालों को छोड़कर बाकी सबको हिंदू कहते हो? जी और हिंदू कहाँ थे इस देश में? कहीं हम्म भी नहीं थे। हम्म इस्लाम धर्म के आने से पहले हिंदू धर्म का शब्द पैदा हुआ था। जी पुराने हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण है, कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। जी तो ये नहीं बन सकता। इनके विचारों में 99, ये केवल राजनीतिक लोगों का द्वंद्व, युद्ध पैदा करने के लिए कि मानसिक लोग से उलझे रहे,
और अगर कभी ऐसा हुआ, जी वो इन्होंने ऐसी कोशिश की, जी इस देश में जी। एक बहुत ही संकट पैदा हो जाएगा। मैं ओके। एक बहुत गंभीर सवाल पे आपका जवाब जानना चाहता हूं सर। मेरा जी मानना है कि अब ये लोग संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे। ये तमाम मशीनरी पे, तमाम सिस्टम पे, तमाम संसद पे, विधानसभा पे इस तरीके से कब्जा जमा लेंगे कि ये कहेंगे कि देखो यही हिंदू राष्ट्र है जो आज हमें दिखाई दे रहा है। मैं फिर कहूंगा, आरएसएस से आया हुआ राष्ट्रपति, आरएसएस से आया हुआ उपराष्ट्रपति, आरएसएस से आया हुआ प्रधानमंत्री, आरएसएस से आया हुआ मुख्यमंत्री, और किसे कहेंगे हिंदू राष्ट्र सर? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए, एक हलवे में बहुत सारा आप मिष्ठान, मिठाई, ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, लेकिन जब जी तक उसको लोग ना कहें कि ये हलवा है, जी मतलब उसको एक फॉर्मल वे में, जी संवैधानिक वे में जी। नहीं कहें, जब तक उसको कोई हलवा नहीं स्वीकार करने वाला। अब हम्म। ये इनकी चाल देखिए, जी एक टूरिस्ट सोल्जर बना रहे हैं आर्मी में, 3 साल के लिए ये भर्ती कर जी रहे हैं। जी एक अच्छा सोल्जर बनने के लिए 10-12 साल लगते हैं, जी कम से कम 1 साल का उसमें ट्रेनिंग, जी प्रशिक्षण होता है। जी। अब ये इसी बहाने आरएसएस वालों को उसमें भर देंगे। बिल्कुल सही आपने कहा है, बिल्कुल सही आपने कहा है, और बाद में वो आरएसएस लोग वालों को भर निकल देंगे, कर। हम्म। और उसके बाद जो इनकी और अच्छे से पैरवी करेंगे उनको परमानेंट रखेंगे, बाकियों को भेज देंगे। ये कहकर क्या ये एक्स सर्विसमैन है, इनको भी जी। एम्प्लॉयमेंट दो, जिससे हम्म कि सिविल सर्विसेज में वो अपना उचित स्थान पा सके। तो ये एक हम्म बहुत बड़ी साजिश है, गहरी चाल है। मैं हम्म। इसका सख्त विरोध करता हूँ, हर तरीके से, हर जगह। जरूरत पड़ी तो कोरोना के प्रकोप से बचने के बाद में सड़कों पर भी आएंगे इस बात को लेकर। आपके जज्बे को सलाम है सर। इसलिए तो हम कहते हैं कि भारत में रहते हैं। भारत जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। इतने रंग के लोग, इतनी जबान के लोग, इतनी नस्ल के लोग, इतनी जातियों के लोग पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये भारत बनता है कि रामचंद्र जैन कह रहे हैं कि मैं सड़क पर भी उतरूंगा इसके खिलाफ। मैं आना चाहता हूं फिर से विधायक वाले मुद्दे पर। क्या आपको लगता है जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, मान लीजिए हमने चुना, हमारे क्षेत्र का विधायक है, क्या वो बिल्कुल अकल नहीं रखता है, या उसको अकल रखने नहीं दी जाती है? पार्टियां उसको सिर्फ अपना जो है नुमाइंदा बना के रखती हैं कि जैसे हम कहेंगे वैसे करो? देखिए, उसको अकल है, वो जानता है, ऐसी बात नहीं है कि वो अनभिज्ञ है। जी वो लोगों को एक्सप्लॉइट करके अपने वोटर्स को सत्ता में आ जाता है, एमएलए चुना जाता है। उसके जी बाद में उसका लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं रहता, जी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जी उसको किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं लिया जा जी सकता। जी लोग पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई जी मैंने तो चीफ मिनिस्टर को या प्रधानमंत्री को लिख के भेज दिया है, अब जी वो नहीं कर तो मैं क्या करूं। जी दूसरी बात ये है कि ये हमारा जो बेसिकली एक्ट है, जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जी जी उसमें प्रावधान होना चाहिए कि जी जो भी एमएलए अपने आप से इस्तीफा दे, जी 2 साल तक वो दूसरी पार्टी में चला भी जाए तो उसको टिकट, एमएलए नहीं बन सकता, डिस्क्वालीफाई कर दो। जी। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। समझे, 2 साल के लिए। और ये प्रावधान अगर इलेक्शन रूल्स में नहीं हो जी तो जो पार्टियां रजिस्टर होती हैं जी उसमें ये इनबिल्ट कर दें जी प्रोविजन कि वो उसी को मेंबर बनाएंगे, जी एक्टिव मेंबर उसी को बनाएंगे। एक्टिव का मतलब है जो टिकट के लिए दावेदार, उसको जी बनाएंगे जो 2 साल तक पार्टी का सदस्य रहेगा। अब ये क्या करते हैं, उसमें जी प्रोविजन डाल दिया इन्होंने हर पार्टी जी ने जी कि फॉर्मर एमएलए हो, मिनिस्टर हो, ये हो, वो हो, और जिसको प्रधान जी ठीक समझे, तो वो हाथ काटने पड़ेंगे हमें पार्टियों के, क्योंकि हम्म। विचारधारा पे कोई नहीं है। और गिने चुने आदमियों का गिरोह, मैं कहूंगा, ये चल रहा है देश के अंदर। विचारधारा की आपने बात की सर, मैं उसी पे आना चाहता हूं ये समझने के लिए कि कांग्रेस ही इतना क्यों टूट रही है सर, और पार्टियां नहीं टूट रही हैं? हालांकि और पार्टियों से भी ये लोग तोड़ रहे हैं। जैसा भी देखिए, बंगाल के अंदर ये टीएमसी के विधायक तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने समाजवादी पार्टी के कई राज्यसभा सांसद तोड़ लिए। इसी तरीके से इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी जब इनसे अलग हो गई तो उनके 4 राज्यसभा सांसद तोड़ के अपने साथ मिला लिए। करोड़ के साथ भी रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो टूट रहे हैं वो कांग्रेस के टूट रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं?
मैं आधा मिनट में आपको समझाता हूँ। एक बार अर्जुन ने जंगल में भगवान कृष्ण से कहा जी कि आप मरते को क्यों मारते हो, जी जो छोटा है, मरा हुआ है, टूटा हुआ, उसको क्यों मारते हो। तो उन्होंने अपनी शैली में मुस्कुरान दी और कहा कि पार्थ, मैं नहीं, तुम भी ऐसा ही करते हो। जी और एक बार जंगल में रथ रोक दिया। कृष्ण तो सारथी थे, जी लेकिन भ्राता स्वरूप भी थे। अर्जुन को कहा कि अर्जुन, दो चार ईंटें उठा लाओ, इसको वो क्या पहिए के नीचे लगा देंगे, हैं? हम्म, ओट कहते, ओट लगा देंगे जिससे ये खिसके नहीं। जी तो अर्जुन तलाश में गया। उसने एक कुआं देखा, साफ जी सुथरा पानी चलता। दूसरा देखा, टूटा फूटा है बंडन। तो दो लात उसको मारी और चार ईंटें उखाड़ के ले आया। हम्म लाया तो अर्जुन भी समझ गया, कृष्ण हंस गए। अरे हम्म कहता, देखा तूने, वो नए कुएं से क्यों नहीं लात मारी, उसमें हम्म, से ईंटें क्यों नहीं लाया है। बिल्कुल सही। तो अब कांग्रेस तो टूटा हुआ कुआं है, जी वो चालू नहीं है, पानी भी नहीं निकलता है। पानी निकलता है तो उसका पता नहीं वो दूषित है, मीठा है, खारा है, जी कुछ पता जी नहीं। जी जी ना ही उनमें हिम्मत है इसको हम्म उजाल दे, इसको हम्म। ठीक कर। तो इसलिए मौका मिला हुआ है राक्षसों को। तो इसलिए मौका मिला हुआ है ऐसी ताकतों को, क्योंकि कांग्रेस कमजोर कुएं की तरह है, टूटे फूटे कुएं की तरह है। लेकिन आपको बिल्कुल। लगता है ये परिस्थिति बदलेगी सर, या और बदतर होगी आने वाले टाइम में लोकतंत्र की और विधायकों की और सांसदों की खरीद फरोख्त की? सांसदों की खरीद फरोख्त तो कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा बहुत लगता है। जी। लेकिन ये जोड़ तोड़ की राजनीति जब तक चलती रहेगी, तब तक लोग सामने नहीं आएंगे, उठेंगे नहीं, अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे। क्या आपने इतिहास में कभी देखा हो या वर्तमान में कभी देखा हो कि कोई विधायक या सांसद खुद बाहर निकल के आया, उसने कहा हो कि भाई मैं एक विधायक हूं, एक सांसद हूं, एक क्षेत्र से चुन के आया हूं, वहां की जनता के प्रति जवाबदेह हूं, कोई मुझे कैसे खरीद सकता है, मैं कैसे बिक सकता हूं, मैं कैसे पार्टी छोड़ के वहां जा सकता हूं, कि मैं कैसे दल बदल सकता हूं, मेरी अपनी भी कोई सोचे? कभी आपने देखा हो, ऐसी कोई मिसाल मिली हो? आपने मुझसे पूछा था, क्या कभी ऐसा सुना है कोई विधायक सत्ता में रहते हुए ये कहता हो कि मुझ पर दबाव है, या मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मेरे पीछे गुंडे लगाए जा रहे हैं। प्राय ऐसा कोई नहीं कहता। सत्ता में हटने के बाद कहता है, क्योंकि वो जी चाहता है दूसरी पार्टी की हमदर्दी, जी और वहां जाना चाहता है। जी ऐसे ही हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर हो, नीति आयोग के चेयरमैन हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चीफ ऑफ फोर्सेस हो, सब सत्ता के रहते हुए नहीं छोड़ते हैं, ऐसे बात नहीं कहते। ये हमने अनुभव किया है। जी हमारा जो एक सैनिकों का आंदोलन था, वो आरओपी का, जी उसमें भी हमने अनुभव किया है। चीफ्स जी रिटायर हो गए, रिटायरमेंट करने के बाद में कहते हैं कि हाँ होना चाहिए, पहले कुछ सरकार को कहते नहीं। हम्म। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे से आपने तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाला, और मैं समझता हूँ धाकड़ खबर के दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियां मिली होंगी। अगली बार फिर आपसे किसी और मुद्दे पे जुड़ने की करेंगे कोशिश। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ।